सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शवाल का चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शाही दीवान ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके कहा है कि मुल्क में शवाल का चांद नजर आने की ठोस शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान 29 रोज़ों का हुआ है। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में शवाल का चांद नजर नहीं आया। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने के सरकारी ऐलानात कर दिए गए हैं। फ्रांस में ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। गुजरांवाला में नौजवानों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। उधर लोहरदीर में खवातीन, बच्चे और जवान सभी रात गए शॉपिंग में मसरूफ हैं, जबकि बहावलपुर में भी सब ईद की शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महंगाई का रोना भी रो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं गुजरांवाला से उस्मान खलील, लोहरदीर से एहसानुल्लाह शाकिर और बहावलपुर से अमीन अब्बासी। जी, गुजरांवाला के नौजवानों की भी ईद की शॉपिंग हो गई मुकम्मल। अब बात है सजने संवरने की, तो गुजरांवाला के नौजवानों की भी बड़ी तादाद ने इस वक्त ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। वहाँ पर वो मुख्तलिफ इक़साम की हेयर कटिंग करवा रहे हैं और बियर्ड्स के स्टाइल बनवाए जा रहे हैं। कहीं पे नौजवान हम देख रहे हैं फेशियल्स करवा रहे हैं और कहीं पर फेस मास्क लगाकर खूबसूरत नजर आने के लिए ईद की तैयारी कर रहे हैं। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या तैयारी मुकम्मल हो गई है ईद की आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट फाइनल जो है ना बियर्ड और हेयर स्टाइलिंग करवा रहे हैं। लड़कों में ज़्यादातर जो आजकल इन है ना वो टेपर फेड चल रही है। इसी तरह जो आ रहा है, जो जैसे किसी की डिमांड है, कोई फेशियल का कह रहा है, कोई मैनिक्योर पेडिक्योर का कह रहा है, जैसे जैसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। मैं इस वक्त थिमरगरा शहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर ख़वातीन के साथ साथ बच्चे, बच्चियाँ और मर्द जो है वो बड़ी तादाद में उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है। लोहरदीर की छोटी बड़ी शहरों में इस वक्त जो है वो काफ़ी रश है, बाज़ारों में भी रश देखा जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी उसमें मुसलसल खलल भी पड़ रहा है। जहाँ पर ख़वातीन जो है वो मेहंदी के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उसमें भी उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त बहावलपुर बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए ख़वातीन का रश है, बच्चों का रश है, मर्द भी साथ साथ हैं और मुकाबला लगा हुआ है कि वक्त कम है तो तमाम ख़रीदारी मुकम्मल करनी है। ज़्यादा रश जो है ख़वातीन का और ख़ुसूसन छोटे बच्चों का जूती वाली दुकानों पे है, उसके साथ साथ चूड़ियों की दुकानों पर है। यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और साथ साथ ज़ाहिर है वालिदैन उनको बताते होंगे तो इस बात का भी गिला कर रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। हम शॉपिंग करने आए हैं तो लेकिन यहाँ महंगाई बहुत है। ये मैंने ये खुद सा लिए, बहुत महंगा है और मम्मा ने मेहंदी भी ली है, साथ चूड़ियाँ भी ली हैं, लेकिन बहुत महंगाई है लेकिन अच्छी है। लेकिन यहाँ पे बड़ी महंगाई है, लेकिन मैंने हर चीज़ें ली हैं, जो भी मैंने लाई हैं वो मैंने सारी चीज़ें ली। बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का। पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से उनकी ईद की शॉपिंग मुतासर हो रही है। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। जी, इस वक्त हम पेशावर सदर के एक शूज़ मार्केट में है। यहाँ पे लोग जूते खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं और परदेसी लोग भी जो अपने गांव में जाना चाहते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए यहाँ से जूते खरीद रहे। यहाँ रश देख के और यहाँ रेट देख के दिल नहीं कर रहा कोई चीज़ भी खरीदने को। यहाँ महंगाई इतनी है, पिछली बार मैंने जूते 1000 रुपये के लिए थे, अभी जो रेट चल रहा है वो 2000-2200 से कोई जूता मुझे कम नहीं मिल रहा। जो चीज़ पहले 1000-1200 का मिलता था वो टैक्सों की वजह से वो चीज़ 1600-1800 रुपये का हो गया। तो आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा दे कि वही चीज़ हम सस्ता बेच दे कि वो महंगा बेच दे। अभी वो 400-500 रुपये अगर उसके पीछे हम डालेंगे तो वही 2500-2200 रुपये का जूता पड़ेगा। लोगों से भी हमने बात की, इनका कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत न सिर्फ रेट ज़्यादा है बल्कि इस साल रश भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग ऐसे भी है कि जूते खरीदने बगैर घरों को रवाना हो चुके हैं। जी, की तैयारी में चमकते दमकते रंग और इसकी तैयारियों के हवाले से आपको हम आगाह कर रहे हैं। और अभी आपको ये खबर दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कालाबाग डैम के लिए भी लोग कहते थे कि बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान कैनाल की भी है। ये पंजाब का इरादा ज़रूर है मगर ये नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों को बताया गया कि सिंध हुकूमत कैनाल मनसूबे में मुलविस है, लेकिन ये गलत है। हर सतह पर इसकी मुखालिफत करेंगे।
कराची में कोरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान लगने वाली आग पर 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह भी सामने नहीं आई है। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब सुई सदरन की कोई तंसीबात नहीं है। आग की जगह के करीब और जवार में सुई सदरन की कोई पाइपलाइन मौजूद ही नहीं है। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया है। कराची में कोरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान एक गड्ढे में रात गए आग लग गई थी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि आग लगने वाली जगह पर एक निजी कंपनी बोरिंग कर रही थी। आग से वहां खड़ी मशीनरी भी जल गई। फिलहाल ये इल्म नहीं हो सका कि बोरिंग किस मकसद के लिए की जा रही थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 1200 फुट की खुदाई के दौरान आग भड़क उठी। मौके पर 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंकर्स भी मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक रेती डालकर भी आग बुझाने की कोशिश की गई। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया है। आग की शिद्दत के बायस मुश्किलात का सामना है। आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ इदारों की मदद से हिकमत अमली बनाई जा रही है। कमिश्नर कराची सैयद अली हसन और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो ने जाए वक़ूआ का दौरा किया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ज़ेरे ज़मीन गैस थी या कुछ और मौजूद है, तहकीकात कर रहे हैं। इतनी गहरी बोरिंग का इजाज़तनामा अगर मौजूद है तो उसकी तस्दीक कराएंगे। किस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाज़त दी, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। गवर्नर सिंध ने भी कमिश्नर कराची को आग बुझाने के इक़दामात की हिदायत की है। दूसरी जानिब साबिक MD PPL मोइन रज़ा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कोरंगी क्रीक में लगी आग बायोजेनिक गैस है। आग बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता या इससे कम भी लग सकता है। आग बुझने का इन्हिसार गैस ज़ख़ीरे के हजम पर है। आग फैलने की सूरत में हेलीकॉप्टर्स या हैवी फोम इस्तेमाल किया जाए। कराची में 1969 में गैस की तलाश के लिए मोहम्मद अली सोसाइटी और CP बरार सोसाइटी के करीब 2 कुएँ खोदे गए थे। फायर ज़िला खुर्रम में फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के बाद टल से पालशनार मरकज़ी शाहरा और पाक अफ़गान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। जिरगा मेंबरान के मुताबिक जो भी फ़रीक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़िला खुर्रम अशफाक अहमद का कहना है कि कबाइली माहिदीन क़याम अमन में भी हुकूमत के साथ तामुन करें ताकि जल्द देर पा अमन कायम हो सके। जिरगे में ज़िले इंतज़ामिया समेत फ़रीक़ैन के माहिदीन और दीगर हुकाम ने शिरकत की। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि अमन जिरगे के बाद इलाके में जल्द क़याम अमन में मदद मिलेगी और ज़िला खुर्रम के अवाम भी सुख का सांस ले सकेंगे। कबाइली रहनुमा हाजी सलीम खान और हाजी जामिन हुसैन का कहना था कि क़याम अमन के हवाले से हुकूमत की हर इक़दाम का खैर मकदम करेंगे। ज़िला खुर्रम में फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बायस गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से शाहराएँ बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को अशिया खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत का सामना है। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में वाक़े पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तौसा में लाखानी पुलिस चेक पोस्ट पर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस कमांडोज ने मार्टर गोलों और जदीद असलहे से जवाबी फायरिंग की, जिससे 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द हलाक साथियों की लाशें साथ लेकर गए। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में कौमी शाहराहों पर रात में सफ़र से रोक दिया गया है। इस सिलसिले में कच्ची, मुसाखिल, जोब, गवादर और नौशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, क्या तफसीलात हैं इस नोटिफिकेशन की? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो है बलूचिस्तान की जो कौमी शाहराएँ उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनमें बसें शामिल हैं, कारें शामिल हैं, जो आम ट्रांसपोर्ट है उनको सफ़र करने से रोक दिया गया है। ये इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर जिनमें कच्ची है, मुसाखिल है, गवादर है, नौशकी है और जोब शामिल हैं, इनके डिप्टी कमिश्नरों ने अपने इलाके में जो ट्रांसपोर्ट है उनको रोकने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है कि रात शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इन शाहराहों पर सफर नहीं कर सकेगी। और इस सिलसिले में आज नौशकी में जो ट्रांसपोर्ट थी उनको रोक दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए नदीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उलमा का फ़र्ज़ है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मायनों में दुनिया के सामने पेश करें।
گورنر پنجاب کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر دستاویزی فلم کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی اور ڈاکٹر امجد ثاقب سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر دستاویزی فلم پیش کرنا اعزاز کی بات ہے۔ اسلام کی ایسی بہت سی تعلیمات ہیں جنہیں ہم بھول گئے ہیں اور وہ غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کو سیرت طیبہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں عید الفطر کی نماز سڑکوں پر ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ میرٹھ پولیس نے کہا ہے کہ سڑک پر نماز عید ادا کرنے والوں پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ان کے پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس فیصلے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں عید الفطر کی نماز سڑکوں پر ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سماج وادی پارٹی کی رکن اقرا حسن نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس فیصلے پر کہا ہے کہ بی جے پی 2014 سے صرف نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ 10 منٹ کی عید کی نماز سے حکومت کیوں پریشان ہے؟ یہ UAE جا کر سب کو گلے لگاتے ہیں اور ملک میں پابندیاں لگاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا چینل ABP نے سوال اٹھایا ہے کہ جب مختلف یاتراؤں کے لیے ہفتوں سڑک بند کی جا سکتی ہے تو سال میں 2 بار کچھ سڑکوں کو نماز کے لیے 15 منٹ بند کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA کا ہیڈ کوارٹرز کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے نئے ہیڈ کوارٹرز کی 25 منزلہ بلڈنگ کی منظوری دے دی گئی۔ PAA ترجمان کے مطابق اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کی نئی عمارت کے لیے نسپاک کے ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے۔ PAA ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ 12,40,990 مربع فٹ پر مشتمل ہوگی، جس میں 6 منزلہ بیسمنٹ پارکنگ بھی شامل ہوگی۔ گراؤنڈ سے چھت تک بلند مرکزی ایٹریم عمارت کے حسن میں اضافہ کرے گا۔ آزاد کشمیر میں سماہنی کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے۔ ترجمان محکمہ جنگلات کے مطابق جنگل کا وسیع رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جس سے قیمتی درخت جل گئے ہیں۔ آگ لگنے سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار اور سول سوسائٹی کے افراد آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ 10 اپریل کو بیلاروس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ انہیں اس دورے کی دعوت بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے دی ہے۔ دورے میں پاک بیلاروس تعلقات اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمان کے سلطان حسن بن طارق سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور عمان کے درمیان ثقافتی، مذہبی اور جغرافیائی قربت پر مبنی تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر تجارت کے مسقط کے حالیہ کامیاب دورے پر اطمینان کا اظہار کیا، جس سے دونوں فریقین میں باہمی تعاون سے شراکت کے نئے مواقع تلاش کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم نے عمان کے سلطان کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے عمان کے سلطان کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سلطان نے وزیر اعظم کی جانب سے عید کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ میانمار میں 1600 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے ہلاکتیں 10,000 سے زائد ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں 10 اموات ہوئیں۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ہوائی اڈوں، پلوں اور شاہراہوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بینکاک میں 33 منزلہ عمارت گر گئی۔ ملبے تلے دبے 47 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ میانمار میں 2,900 عمارتیں، 30 شاہراہیں اور 7 پل تباہ ہوئے۔ دارالحکومت نیپٹاؤ اور منڈالے شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا۔ نیپٹاؤ ہوائی اڈے کا کنٹرول ٹاور زمین بوس ہو گیا۔ دونوں ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ زلزلے سے چین کی سرحدی علاقے اور شہر بھی سینکڑوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ چین، روس اور ملائیشیا کی امدادی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے میانمار پہنچ گئیں۔
जो ईद नज़दीक आ रही है, शहरियों की तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुल्तान में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं ताकि ईद पर अपनी फैमिली को तोहफ़ा दे सकें। मज़ीद जानते हैं सालेह मलिक से। जी, मुल्तान में ईद उल फितर की तैयारियां जो हैं वो हर तरफ देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक बड़ी अनोखी सी चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि पहले तो सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग्स करती नज़र आती थी और ज्वेलरी ख़रीदती नज़र आती थी, लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया इन ज्वेलरी में और शॉपिंग्स में, और वो अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए जो है वो डिफरेंट ज्वेलरी वगैरह ख़रीद रही हैं। मेरे साथ कुछ इसी तरह के नौजवान मौजूद हैं। अपनी अम्मी के लिए, मेरी माशाल्लाह छोटी भतीजी हैं, उनके लिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट की हैं कुछ चीज़ें, तो मैं देख रहा था, अभी आगे भी और मज़ीद देखते हैं। मैं भी छोटी सिस्टर के लिए लेने आया था और बस वही घर वाले इंतज़ार में होते हैं कि ईद पे आएंगे तो एज अ ईदी कुछ देंगे। वो हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।